नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी की सीरीज में हम कक्षा 9 के भूगोल विषय की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 4 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। और इस क्रम में हम जो 5वां चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 5वें चैप्टर का पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में देखा, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हमने समझा। आज का हमारा यह वीडियो पार्ट 2 के रूप में होगा, जो कि इसी अध्याय के अगले हिस्से के क्रम में होगा, जो वन्य प्राणियों से संबंधित होगा। इसमें भारत के वन्य प्राणियों के बारे में बताने की कोशिश की गई है। तो आइए इस चैप्टर को आज इस वीडियो में समाप्त करते हैं और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अभी तक जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने जो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उसके बारे में पढ़ा, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा, और वनस्पतियों के जो प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में हम वन्य प्राणियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वाइल्ड लाइफ की जो डाइवर्सिटी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और बचा हुआ हिस्सा जो है उसे देखने का प्रयास करते हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक का जो बचा हुआ हिस्सा था वह था वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% एवं मछलियों की 2500 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। यानी कि जब हमने प्राकृतिक वनस्पति को देखा था तो देखा था कि भारत अपने विशाल क्षेत्र के साथ साथ किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में एक बहुत ही धनी देश है, एक बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ जो देश है। उसी क्रम में भारत अपने जो विस्तृत भूभाग को लिए हुए उसमें वन्य प्राणियों के मध्य में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में लगभग 89,000 जो है वह प्रजातियां मिलती हैं, और इसमें जो पक्षियों की लगभग 1200 प्रजातियां मिलती हैं, जो विश्व की कुल 13% हैं। इसके अतिरिक्त 2500 प्रजातियां मछलियों की भी मिलती हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं। यानी कि जो स्तनधारी जानवर हैं उनमें से हाथी सर्वप्रमुख है। हाथी का जो क्षेत्र है, जो जिन जिन क्षेत्रों में पाया जाता है उनमें जो असम, कर्नाटक और केरल का जो क्षेत्र है, जो उष्णकटिबंधीय तथा उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, वह हाथी की अनुकूलन के लिए, उसके विकास के लिए अत्यधिक उत्तम मानी जाती है। एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वे, उनका जो मुख्य क्षेत्र होता है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो इंडियन राइनो होते हैं, ये जो वेस्ट बंगाल और असम का जो दलदली एरिया होता है, डेल्टाई क्षेत्र होता है, उनमें इनकी उपस्थिति देखी जाती है। कच्छ के रण जो गुजरात का एरिया होता है तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं, जिनका पारिस्थितिकी दृष्टि से और फूड चैन की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है।
इसके अतिरिक्त आगे देखने का हम प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ था? यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वह 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। अर्थात इस जो भारत है उसमें ही शेर और बाघ एक साथ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विश्व के किसी भी स्थान पर शेर और बाघ एक स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन जो है और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जात के सदस्यों में तेंदुआ भी है। ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। जो बिग कैट होती की जो प्रजातियां होती हैं उनमें भारत में तेंदुआ पाया जाता रहा है अभी तक, लेकिन वर्तमान में बिग कैट अलायंस के माध्यम से बिग कैट की कुछ अन्य प्रजातियां जैसे चीता आदि को भी भारत में लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं उनमें जो जानवर पाए जाते हैं वह प्राकृतिक दृष्टि से अपने आप को अनुकूलित करने के लिए उनकी जो शारीरिक संरचना है वह उस प्रकार की विकसित होती है। जैसे बर्फीली क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं वो उनके शरीर पर काफी जो बाल होते हैं जो कि बर्फ से, ठंड से उनकी रक्षा करता है। यह प्राकृतिक रूप से एक अनुकूलन की प्रक्रिया के दौरान उनके शरीर का जो विकास होता है। और इस क्षेत्रों में जो एक याक जो पाया जाता है वह काफी विशाल शरीर वाला होता है, जो लद्दाख के बर्फीली ऊंचाइयों में पाया जाता है। तिब्बती जो क्षेत्र होता है उसमें 12 सिंघा, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग जिसे तिब्बती जंगली गधा भी कहते हैं यहाँ पाए जाते हैं। कभी कभी लाल पांडा भी कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये जो भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठंड प्रदेश है, उनमें जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो नदियां हैं, झीलें तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। जो मगरमच्छ होता है उसकी कई प्रजातियां होती हैं जिसमें से घड़ियाल एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। इसका प्राकृतिक जो वास है वह चंबल नदी में देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल जानकारी उसको देखने का प्रयास करते हैं जो प्रवासी पक्षियों के बारे में है। भारत के कुछ दलदली भागों में प्रवासी पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध है, शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आती है। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान जो है वह कच्छ कारण है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली जो फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आते हैं। ये मुख्यतः जो साइबेरिया पक्षी होते हैं और खारा कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश के अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? जैसा कि इस पैराग्राफ में हमने देखा कि कुछ ऋतुओं में, जैसे कि शीत ऋतु में साइबेरियन जो पक्षी होते हैं वह भारतीय हिस्सों में कुछ दलदली क्षेत्र होते हैं समुद्र के किनारे वाले, जैसे कि गुजरात के जो कच्छ कारण होता है उस तरफ वाले एरिया में कुछ साइबेरियन पक्षी आते हैं जो कि एक जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ समय के लिए ही सही लेकिन वो फूड चेन की जो एक श्रृंखला होती है उसको बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ये पर्यटक की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
अब चलते हैं आगे, देखते हैं का प्रयास करते हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है। यदि खाने योग्य पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जो जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त किए जाते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों और फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। यह पैराग्राफ मुख्य रूप से जीवों की जो विविधता है उसके संदर्भ में उनकी विशेषता के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है, जिसमें यह बता रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनमें से कुछ को हमने अपने सुविधा अनुसार कुछ दुधारू पशुओं को चुना जो पालने योग्य होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जानवरों को हमने बोझा ढोने, यातायात इत्यादि, कृषि इत्यादि के लिए चुना। और अन्य जो छोटे जीव हैं वह भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से परागण की क्रिया संपन्न होती है, जिसके माध्यम से पेड़ों में पुष्प तथा फल इत्यादि लगते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं तथा कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। जैसा कि देखा गया कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका असंतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक मैकेनिज्म होता है कि उसमें स्वसंतुलन की जो अवस्था है और उसका जो विशेषता है वह स्वसंतुलन पाई जाती है। परंतु जब अत्यधिक मात्रा में किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप होने लगता है तो जो स्वसंतुलन का कॉन्सेप्ट होता है, उसका जो मैकेनिज्म होता है वह बाधित हो जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह लगातार पॉजिटिव फीडबैक देता है, यानी कि वह लगातार असंतुलन की ओर बढ़ता ही चला जाता है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औषधि अवशिष्टों तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन को कुछ कारणों को इस पैराग्राफ में बताया गया है, जो कि बता रहा है कि जो मनुष्यों की लालच की प्रवृत्ति है, व्यापारियों की, उनके माध्यम से जो वाइल्ड लाइफ है पर्याप्त मात्रा में उनका शिकार किया गया। जो वाइल्ड लाइफ है वो व्यापार में अत्यधिक महंगे उनके जो आर्गन्स होते हैं वह बिकते हैं, जो कि व्यापारियों के लिए, शिकारियों के लिए एक लालच का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि इत्यादि विकास परियोजनाओं के कारण से भी वन क्षेत्रों को काफी हानि हुई, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन जो है वह लगातार बढ़ रहा है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें से कुछ बिंदुओं को हम देखने का प्रयास करते हैं। देश में 14 जीव मंडल निचय यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया होते हैं उसको स्थापित किया गया है। इसमें से 4 सुंदरवन, इसमें से जो 4 सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह उत्तराखंड में, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह तमिलनाडु में, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पे जो 14 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं उनकी संख्या दी गई है। हालांकि वर्तमान में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या जो है वह
18 हो चुकी है, क्योंकि यह बुक छपने तक 14 रहे होंगे, इस कारण इसमें ही छपा है। परंतु वर्तमान में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें की जो वास्तविक संख्या है वह 18 है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह एक वैश्विक कार्यक्रम के तहत जो स्थापित प्रत्येक देशों में किया जाता है, उसी का यह हिस्सा है। मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम चलाया जाता है, उसी के तहत यह एक संरक्षणकारी जैव विविधता की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में चलाया जा रहा है, जिसमें से भारत में भी वर्तमान में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है वो इसी के हिस्से हैं। इन बायोस्फीयर रिजर्व को आप मैप में खोजिएगा और इन्हें लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं आगे कि सरकार ने जो पादप और जीवों की जो सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। तीसरा बिंदु है शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण एवं तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई अन्य योजनाएं बनाई गईं। इसके अतिरिक्त 89 नेशनल पार्क, 490 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की जो पादप और जीव संपत्ति है इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये जो डाटा है यह पुराना है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा नेट से खोजकर, क्योंकि इसमें जो नेशनल पार्क है उसकी संख्या वर्तमान में लगभग 104 हो चुकी है। तो आप उन इसको करेक्ट करिएगा और इनको जो मैप पे है वह लोकेट करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो ये कुछ बिंदु थे जिन्हें हमने देखा कि सरकार ने जीवों की रक्षा के लिए पादप क्षेत्रों की जो रक्षा है उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो हमने देखा कि जो भारत सरकार है वह बायोस्फीयर रिजर्व की जो स्थापना कर रहा है, जो कि जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो पादप उद्यान हैं उनमें तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं। अलग अलग जीवों की रक्षा के लिए अलग अलग संरक्षण कानून बनाए जा रहे हैं, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की दृष्टि से अत्यधिक आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त बायोस्फीयर रिजर्व के अतिरिक्त नेशनल पार्क, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिड़ियाघर इत्यादि भी बनाए जा रहे हैं, जो कि जैव संरक्षण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये कुछ यहाँ पे मैप है जिसमें हम जो संरक्षण क्षेत्र बनाए गए हैं संपूर्ण भारत में उनको हम देखने का प्रयास करते हैं, और आप एक मैप में इनको अच्छे से लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर देखिए वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह इस बिंदु के माध्यम से लोकेट किया गया है, तो आप उसको खोजिएगा। जैसे सरिस्का, यह राजस्थान में पाया जाता है। चंद्रप्रभा, और यहाँ पे महानदी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कांवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पोचेरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दमपारा। इसके अतिरिक्त अटूनगर, और यहाँ पे कुछ और जो पक्षी जो अभी है यानी कि जो बर्ड सेंचुरी हैं उनके बारे में भी कुछ स्थान दिए गए हैं जिन्हें आप देखिएगा और मैप में लोकेट कीजिए, और इसके अतिरिक्त नेशनल पार्कों के बारे में भी दिया गया है। तो आप एक मैप बनाकर और एक चार्ट के रूप में इन सभी को लिखिए और उसे याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षाओं में इनसे डायरेक्ट प्रश्नों के पूछे जाने की अत्यधिक संभावना लगातार बनी रहती है। तो इस अध्याय में हमने यह देखा। अब चलते हैं आगे, एक निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि हम सभी को अपने अतिजीवता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का जो अंध विनाश है वह तत्काल समाप्त कर दिया जाए। यानी कि यदि मनुष्य को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी हो, चिरकाल तक इस पृथ्वी की रक्षा करनी हो, तो तुरंत ही पारिस्थितिकी
असंतुलन जो लगातार बढ़ रहा है उसे कम करने के लगातार कई प्रयास किए जाने आवश्यक हैं, क्योंकि यह असंतुलन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्राणियों का जो जो विलुप्तता है उनकी मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी और पारिस्थितिकी संतुलन जो है वह कोलैप्स हो सकता है, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है वह रहने योग्य नहीं रह जाएगी। लिमिट टू ग्रोथ एक सिद्धांत है जो यह बताता है, जो लिमिट टू ग्रोथ एक सिद्धांत है मोडीज का यह सिद्धांत है जो कि 1972 1972 में आया था। यह बताता है कि किस प्रकार से जो मानव है वह अपने इस ग्रह पर एक जो लिमिट सीमा होती है उसको कैसे क्रॉस कर रहा है और अंत में यह जो पृथ्वी का संपूर्ण जो इकोसिस्टम है वह कोलैप्स कर जाएगा और रहने योग्य नहीं रह जाएगा। तो इस बात को हमें समझना होगा और जो पर्यावरण का जो अंधाधुंध विनाश चल रहा है उसे रोकने के लिए प्रयास किए जाने वैश्विक स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु व्यक्तिगत स्तर पर भी इसमें प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ जो है, हमारे जो प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र है उसकी रक्षा हो सके और जो पर्यावरण असंतुलन है वह पुनः संतुलित होने की दिशा में अग्रसर हो सके। तो इस अध्याय को हमने विस्तृत तरीके से देखा और समझा। इस अध्याय से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न है जिन्हें हम देखते हैं कि जो रबड़ का संबंध किस वनस्पति है। जब हमने वनस्पति पढ़ा था उसमें समझा था कि वनस्पतियों के प्रकार, उसी में इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है। जो रबड़ होता है यह बहुत ही ऊंचा वृक्ष होता है और ऊंचा होने का तात्पर्य है कि हमने पढ़ा था कि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं उनकी ऊंचाई 60 से 70 मीटर होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा। इसके अतिरिक्त सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो सिनकोना होता है उसे हम जानते हैं कि यह एक उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाले प्रदेशों में पाया जाता है और वर्षा वन वाला जो प्रदेश होता है उसमें 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और यह सिनकोना का जो वृक्ष है वह आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले जो वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, उसमें पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 100 सेंटीमीटर होगा। इसके अतिरिक्त सिमलीपाल जो सिमलीपाल बायोस्फीयर जो रिजर्व है वह कहाँ स्थित है। तो अभी हमने देखा कि जो कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें आप एक चार्ट बनाइएगा और एटलस पर लोकेट करिएगा। इसका जो सही उत्तर है वह सी है, यानी कि यह उड़ीसा में स्थित है। भारत में कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों के लिए गए हैं, यानी कि जो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है वह ये हिंदी भाषा थोड़ा क्लिष्ट शब्दों में लिखी गई है तो इसे हम समझने का प्रयास करें। जो जीवमंडल नीचे से हमारा तात्पर्य बायोस्फीयर रिजर्व से है। तो कौन से बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं वह विश्व के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें से जो ये मन्नार की खाड़ी है इसे विश्व के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अब कुछ लिखित प्रकार के उत्तर हैं जिन्हें आप देखिएगा और इन्हें समझने की तथा इन्हें हल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही बताया था और पादपों और जीवों के वितरण से संबंधित कारक, ये कुछ अत्यधिक सरल प्रकार के प्रश्न हैं जिन्हें आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस जो चैप्टर है वह आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए साथ, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक
करें और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि इस वीडियो से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान ना हो पाया हो तो आप अपनी जो उपस्थिति है वह कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं, जिससे आपकी समस्या का समाधान किया जाए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।